हेलो एवरीवन, कैसे हो? मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। यानी कि जो पिछले लेक्चर में हमने बायो-सेवर्ट लॉ को पढ़ा था और उस बायो-सेवर्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक छोटा सा एलिमेंट हो करंट कैरिंग वायर का, एक छोटा सा अल्पांश हो, तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो वो जो फार्मूला हमने डेराइव करा था वो फार्मूला मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। वो फार्मूला हमने डेराइव करा था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फार्मूला हमने डेराइव करा था पिछले लेक्चर में, जो कि बायो-सेवर्ट लॉ में हमने करा था। इस फार्मूले का यूज़ करके आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास अगर कोई इन्फिनिट लेंथ का या बहुत लंबा वायर है, उस वायर में अगर किसी छोटे से टुकड़े की वजह से, एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले डायग्राम को ड्रा करता हूँ। तो देखिए, ये हमारे पास एक वायर है। ये वायर जो है एक्स वाई, ये इन्फिनिट लेंथ का वायर हो सकता है। दिस वायर मेड ऑफ मैनी स्मॉल एलिमेंट्स, कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हम इसको मान सकते हैं। ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है और ये यहाँ से जो है, इसके सेंटर से जो है मान लो ए रेडियस पे जो है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉइंट पी है जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको मैं सेंटर ओ नाम दे देता हूँ, यहाँ पे जो है सी नाम दे देता हूँ, और ये एक एलिमेंट जो है यहाँ पे मैं ए बी ले लेता हूँ, ए बी। ठीक है, ये जो एलिमेंट है ए बी, ये जो छोटा सा अल्पांश है, इसकी लेंथ को मैं डी एल कंसिडर कर लेता हूँ। और यहाँ से जो है एक चीज़ और आप देखिएगा, यहाँ से एलिमेंट से मैं इसको जो है पॉइंट पी को जो है टेली कर देता हूँ। ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये मिड पॉइंट जो है यहाँ पे दे देता हूँ मैं, यहाँ पे ओ, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे सी दे देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे ओ से सी तक की जो लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास एल है। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा कि ऊपर वाले पॉइंट से जो है इस पॉइंट पी को हम मिला देते हैं, और इधर से भी हमने मिला दिया। यहाँ नीचे से जो है वायर से इधर से भी हम पॉइंट पी को मिला देते हैं। इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब आप देखिए कि ये जो एलिमेंट ए बी है, इस एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। अब ये वाला जो एंगल है नीचे, इस वाले एंगल को φ1 मान लो, ऊपर वाले एंगल को φ2 मान लो, और जो बीच वाला एंगल है इसको φ मान लो। तो हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस डायग्राम में क्या है, देखिए आप, ये लेंथ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं ऊपर नीचे और इन्फिनिट तक ले जा सकते हैं। अब इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हम इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। कौन सा? बायो-सेवर्ट लॉ से। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ या बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए एलिमेंट ए बी एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर 8 पॉइंट पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो वो होगी डी बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, और ये ए बी की लंबाई कितनी है? डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बच्चों, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप ध्यान से समझे। अभी तक हमने कुछ नहीं करा, एक डायग्राम ड्रा करा है इन्फिनिट लेंथ के करंट कैरिंग वायर का, और वहाँ से ए बी एक एलिमेंट लिया है, उससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, और इधर सी से ए डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, और ये एंगल थीटा बन रहा है। अब अपने को क्या करना है, ये जो फॉर्मूला आया बायो-सेवर्ट लॉ का, इस फॉर्मूले में हम 3 चीज़ों को अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हमको? एक तो हमको डी एल की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, और हमको आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ हम इसमें पता करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला। इस समकोण त्रिभुज में आप देखिए इन
राइट ट्राइंगल PCO। इस राइट ट्राइंगल में आप देखिए ये एंगल थीटा है, ये 90 है और ये फाई है। तो हमने एक छोटी सी चीज़ पहले पढ़ रखी है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये हमने पढ़ रखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि फाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। तो फाई इज इक्वल टू आएगा हमारे पास, ये इधर चला जाएगा तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब हमको चूँकि साइन थीटा चाहिए तो दोनों तरफ हम साइन का मल्टीपल कर दें, मल्टीप्लाई साइन बोथ साइड, दोनों साइड में साइन का मल्टीपल कर दें हम। तो ये इधर हो जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा यहाँ लिख देता हूँ मैं, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल 90 माइनस फाई हो जाएगा। ओके, यहाँ से जो है हम इस फाई को इधर भेज देंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है साइन थीटा, ये साइन थीटा है ना हमारे पास, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई। ओके, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो है कोस थीटा होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें जो साइन थीटा दिख रहा है हमको, उस साइन थीटा को रिप्लेस करके हम उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, कोस फाई। तो कोस फाई को हम वहाँ पे वैल्यू को पुट अप कर देंगे। अब दूसरे नंबर पर हम निकालने वाले हैं आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, आर की। तो वापस से इसी ट्राइंगल को अपन लेंगे। अब आप इसमें देखिएगा आर की वैल्यू हमको चाहिए और एक चाहिए डीएल की वैल्यू। तो ये जो कोस फाई आई है आप इसी को अंडरलाइन कर लो और वापस ले लो अगेन इन ट्राइंगल CPO कोस फाई इज इक्वल टू। अब कोस फाई क्या होता है, तो बच्चों हमको पता है कोस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो ये तो इसका बेस है A और ये हाइपोटेनस है R। तो हमारे पास हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू A अपॉन R। तो यहाँ से हमको चूँकि R की वैल्यू चाहिए तो R को उधर भेज दें तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू A अपॉन कोस फाई, या इसको हम लिख सकते हैं A सेक फाई, क्योंकि 1 अपॉन कोस जो होता है वो सेक होता है। ये फॉर्मूला है 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई। अब चूंकि हमको R स्क्वायर चाहिए तो यहाँ से हम R स्क्वायर कर दें इसको। R स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई है कोस फाई और R स्क्वायर की वैल्यू आ गई है A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब हमको चाहिए DL की वैल्यू। ठीक है, तो DL की वैल्यू के लिए जो है हम क्या करेंगे, आप इसको नोट कर ले, मैं इसको रब कर दूंगा। कर लिया होगा। ओके, रब कर दूं इसको। अब हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं, DL की। तो वापस से इसी ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल CPO। अब आप देखिएगा ये लंबाई L है हमारे पास, तो tan फाई लगा दूं मैं इसमें। तो tan फाई बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखिए इसमें इसका परपेंडिकुलर L है और बेस A है, तो ये हो जाएगा L अपॉन A। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा L इज इक्वल टू A tan फाई। अब दोनों साइड इसको, क्योंकि हमको क्या चाहिए, DL चाहिए, तो इस L का DL करने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा DL इज इक्वल टू A एज इट इज़, tan फाई का होगा सेक स्क्वायर फाई और फाई का होगा D फाई। ये फार्मूला होता है इक्वेशन नंबर 4।
हमारे पास फार्मूला होता है टेन फाई का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर फाई होता है, और जब फाई का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो डी फाई होगा। तो इस प्रकार से हमारा ए एज इट इज़ टेन फाई का सेक स्क्वायर फाई और फाई का हो जाएगा डी फाई। ये आ गया हमारे पास डी एल का मान। अब ये सारे मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें। ऑल वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई एज इट इज़, ये आई ऐसा कैसा ही, और डी एल का मान अभी निकाला था मैंने ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आई थी कोस फाई, और अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, अब सारी वैल्यू को जो डिवाइड हो रही है उसको डिवाइड कर दो। तो देखो एक ए से एक के कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कोस फाई डी फाई। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक नोट कर ले, फिर मैं इसको रब करने वाला हूँ। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये एक छोटे से एलिमेंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया। अब कॉन्सेप्ट समझिए आप कि ए बी एलिमेंट की वजह से, एक छोटे से अल्पांश ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। अगर हमको पूरे वायर की वजह से निकालना है, तो चूंकि ये जो वायर है ये कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना होगा, तो अगर हम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कर देंगे, एक निश्चित समाकलन कर देंगे, तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन नंबर 5 का डेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाले हैं। आप इसको नोट कर ले, मैं इसका इधर लिख देता हूँ, चलो दिख रहा होगा आपको। तो देखिए नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो टोटल के लिए हम कर देंगे इंटीग्रेशन में 0 से बी डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में। अब देखिएगा आप आर एच एस की लिमिट क्या होने वाली है, ये एंगल फाई 1 है, ये एंगल फाई 2 है, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब इस एंगल से इस एंगल तक इंक्लूड करना होगा। अब आप देखिए ये बेस लाइन है, ये फाई 1 बेस लाइन के नीचे है तो इसको नेगेटिव ले लो, फाई 2 बेस लाइन के ऊपर है तो इसको पॉजिटिव ले लो। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में फाई 1 से फाई 2 इसकी लिमिट हो गई। अंदर वैल्यू हमारे पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कोस फाई और डी फाई एज इट इज़। अब आप देखिएगा कि ये तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगा, ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई आगे चला जाएगा, आई अपॉन ए भी आगे चला जाएगा, और अंदर इंटीग्रेशन में जो कोस फाई बचा, कोस फाई का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन फाई होता है। ठीक है, और इसकी लिमिट माइनस फाई 1 से फाई 2। अब लिमिट को पुट कर दो, बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए और साइन फाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन फाई 2, फिर माइनस, और ये यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं साइन माइनस फाई 1। ठीक है, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये माइनस आगे आएगा तो इसको प्लस कर देगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और ये हो जाएगा साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये फाइनल आंसर है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लंबे वायर की वजह से, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें हम अलग अलग केस को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे ये फाई 1 और फाई 2 क्या है, एंगल है। तो अगर हम इस वायर को इन्फिनिट मानते हैं कि हमारे पास जो वायर है ये इन्फिनिट लेंथ का है, तो देखिए ये वाला बहुत ऊपर जाएगा, ये वाला बहुत नीचे जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 90 की इक्वल। अगर हम इन्फिनिट लेंथ का वायर लेंगे तो फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू 90 होगी, क्योंकि ये बड़ा होगा तो ये लाइन खड़ी होती जाएगी, ये लाइन खड़ी होती जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 90 पे पहुंच जाएगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इफ़ वायर इन्फिनिट लेंथ का हो, है ना, तो ऐसी कंडीशन में फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं दोनों की जगह वैल्यू को पुटअप कर दूँ तो मेरे पास जो फॉर्मूला आने वाला है, देखिएगा, तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं। तो B इज़ इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और ये साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो B इज़ इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई
ये 1 और 1 2 हो गया, तो 2I/A, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर ए इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हमारा जो डेरिवेशन है ये कंप्लीट हुआ। अब इसको कैसे करेंगे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास एक अनंत लंबाई का धारा रेखी चालक तार हो तो उसकी वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो उसके लिए हमने बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करा। बायो-सेवर्ट के नियम को यूज़ करके हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना के बाद बायो-सेवर्ट के फार्मूले में जो DL sin थीटा और R² है, तीनों की वैल्यू को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप वैल्यू को फाइंड आउट करके आपको बताया है, और लास्ट में लिमिट पुट कर देना है कि वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो φ1 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा B बराबर μ0/4π 2I/A वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।